तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको देंगे, जहां उधमपुर जिले में हमला करने के बाद आतंकियों के ग्रुप की तलाश जारी है और सुरक्षा बल को आतंकियों के ग्रुप को स्पॉट करने में सफलता हासिल हुआ है। कठुआ जिले की बानी में आतंकियों के ग्रुप को देखा गया है। बनी में घने जंगलों की आड़ में आतंकियों के होने की खबर है। ड्रोन के जरिए आतंकियों को देखा गया है और सुरक्षा बल ने चारों तरफ से घेर लिया है। कभी भी आतंकियों के साथ एनकाउंटर शुरू हो सकता है। तो देखिए, सुरक्षा बलों के ड्रोन में आतंकी जो है वो नजर आई हैं। कठुआ के बनी में ये जंगलों में छिपे हैं आतंकी, जिन्हें ट्रैक कर लिया गया है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, पूरे इलाके को घेर लिया है और बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए जो है नजर रखी जा रही है। 28 अप्रैल को इन लोगों ने हमला किया था और सुरक्षा बल के ड्रोन जो है वो लगातार इन पर निगरानी कर रहे थे और ऐसे में बताया जा रहा है कि कठुआ के बनी जंगल जो है घने जंगल हैं और इन्हीं जंगलों में ये आतंकी छिपे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ ही समय बाद ऑपरेशन भी शुरू कर दिया जाएगा इन आतंकियों को पकड़ने के लिए। और अब खबर हैदराबाद से आपको देंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता के समर्थन में रोड शो करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक अमित शाह हैदराबाद में माधवीलता के समर्थन में लाल दरवाजा स्थित नेहरू प्रतिमा से सुधा टॉकीज तक रात 8 बजे से 9 बजे तक रोड शो करेंगे। हैदराबाद से 4 बार के सांसद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। और कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। अमेठी और रायबरेली के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, राहुल के नहीं मानने पर कांग्रेस का प्लान बी तैयार है। KL शर्मा, दीपक सिंह के नाम को लेकर चर्चा है। आराधना मिश्रा, आशीष कौल भी रेस में शामिल है। तो फिलहाल आज कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। KL शर्मा, दीपक सिंह के नाम को लेकर भी चर्चा है। आज कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई है और इस मतदान के बाद चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जारी करता है और इसी मुद्दे पर अब सियासत गरमाई हुई है। वजह है चुनाव आयोग के आंकड़ा जारी करने में लगा वक्त, जिसके बाद विपक्षी दल इसे लेकर आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के वोटर टर्नआउट का आंकड़ा मंगलवार शाम जारी कर दिया। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई थी और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को वोटर टर्नआउट का आंकड़ा जारी किया, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि दूसरा चरण खत्म होने के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने अंतिम मतदान आंकड़े जारी किए। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी किए गए आंकड़े में 5.75% की वृद्धि हुई है। क्या यह सामान्य है? मुझे यहाँ क्या समझ नहीं आ रहा। तो वहीं इस आंकड़े के सामने आने से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ECI को चुनाव से जुड़ी सभी आंकड़े पारदर्शी तरीके के साथ सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान का प्रतिशत अंतिम डेटा जारी नहीं किया है। पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद या 24 घंटे के भीतर मतदान का प्रतिशत जारी कर देता था, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इनका काम ही केवल सवाल खड़े करना है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे पार्टीज बार बार सवाल प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी संविधान के ऊपर, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तहकीकात करने के बाद घोषित करती है कि कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है। हकीकत तो ये है कि जनता बाहर आके टीएमसी और कांग्रेस जैसे पार्टीज को वोट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बवाल उठाते हैं और बवाल मचाते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया है।
इस डेटा के सामने आने के बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियों ने पूछा कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी देर क्यों लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूथ कांग्रेस ने बेंगलुरु बीजेपी मुख्यालय के बाहर एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सेक्स स्कैंडल के आरोपी रेवन्ना के विदेश भागने को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। रेवन्ना के खिलाफ यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। श्रीनिवास बीवी ने केंद्र सरकार को घेरा है। रेवन्ना के खिलाफ यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। बेंगलुरु कर्नाटक की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीनिवास बीवी ने केंद्र सरकार को घेरा है। रेवन्ना के खिलाफ यूथ कांग्रेस का एक प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको देंगे। मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया आलम खां पर केस दर्ज किया गया है। मारिया आलम खां ने सोमवार को फर्रुखाबाद में मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस तंगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। फर्रुखाबाद में इंडी गठबंधन की तरफ से चुनावी सभा में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील की। वोटों का जिहाद करो। मारिया आलम खान के इस बयान के बाद बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। सलमान खुर्शीद और मारिया आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मारिया आलम खान जो सपा से संबंध रखती हैं का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो धर्म के आधार पर वोट मांगने का प्रयास कर रही हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित तहरीर थाना कायमगंज पर दी गई। उस तहरीर के आधार पर आईपीसी और भारत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना कर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ वोट जिहाद की अपील के बाद बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि चुनाव में भी अब विपक्ष को वोट जिहाद नजर आ रहा है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब देश में कोई जिहाद नहीं चलेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी और पूरा इंडिया अलायंस जिहादी बचाव तो करता ही था, और किस प्रकार से उन्होंने 26/11 के जिहादियों को बचाने की, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के जिहादियों को बचाने की, पीएफआई के जिहादियों को बचाने की, लगातार अफजल से लेकर याकूब जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड जिहादियों को बचाने की पैरवी तो की है। अब चुनाव में भी जिहाद नजर आ रहा है। ना जमीन का जिहाद चलेगा और ना वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा, विकसित भारत के गारंटी का संकल्प चलेगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने का जो जनता ने तय कर लिया है उस लक्ष्य को पूरा करने का काम है। वोट जिहाद की अपील करके कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। बीजेपी अब चुनाव आयोग से सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी पर एक्शन लेने की मांग कर रही है। कोटा में कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट का पेपर लीक और सॉल्व करवाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल और क्रेटा कार को भी जब्त किया गया। आरोपी अभ्यर्थियों से पेपर सॉल्व या लीक करने की एवज में 10 से 15 लाख रुपए लेते थे। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, लैब संचालक सहित कई लोग जांच के दायरे में आ रहे हैं। 20 और 21 अप्रैल को ऑनलाइन हुई इस CGEPT परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही। मामले में गठित SIT की टीम अन्य संदिग्ध युवकों की तलाश में अब हरियाणा सहित कई राज्यों में जाएगी। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ के बाद इस मामले में कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। जाके वहां जो पकड़ा गया और उससे पूछताछ करी गई
तो वाकई में उनके पास में उनके मोबाइल्स में इस तरह के मटेरियल मिले जो पेपर लीक से संबंधित थे। ये पेपर जिसके संबंध में पूरी बात हो रही है वो इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर था, नाविक का ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, ये नेशनल लेवल का। और इस संबंध में जब बाकी और डिटेल्स देखी गई उनके मोबाइल में तो कुछ पेपर्स नज़र आते हैं, और फिर उनसे जब और पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करते हैं और ये रिमोट एक्सेस प्राप्त करते हैं विभिन्न लैब्स में, और ये वो रिमोट एक्सेस प्राप्त करके खुद पेपर सॉल्व करके उसको सबमिट करते हैं। तो इस तरह से ये ऑनलाइन पेपर लीक हुआ है। राजस्थान के कई जिलों में आग का तांडव देखने को मिला है और आग इतनी भीषण थी कि लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। आग अपनी टीवी स्क्रीन पर आप इन आग की 4 तस्वीरों को देख सकते हैं। पहली तस्वीर हम आपको बीकानेर की दिखा रहे हैं जहां बड़ा बाजार के किराना स्टोर में भीषण आग लग गई। दूसरी तस्वीर हम बीकानेर जिले के लूणकरणसर की दिखा रहे हैं जहां पशुबाड़ी में आग की विनाश लीला देखने को मिली है। आप तीसरी तस्वीर बूंदी जिले की देख रहे हैं जहां एक मैरिज गार्डन के टेंट में अचानक आग लगी, 75 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत भी हो गई है। चौथी तस्वीर आप कोटा जिले की देख रहे हैं जहां एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और हड़कंप मच गया। अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है।